साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 इतिहास राजस्थान बोर्ड न्यू सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2022 परीक्षा के लिए लेसन वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन प्लस मैं उत्तर आपको करवा रहा हूं, तो इनको आप ध्यान से एक बार देख लें। जो हमारे सिर्फ 10 वीडियो होंगे 10 पार्ट के 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको आप जरूर देखें। राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी लास्ट तक इसे देखें। देखो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हमने डाल दिया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। डिटेल से भी हमने पढ़ा रखी है इतिहास को, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर नोट्स आपको चाहिए इतिहास के कंप्लीट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस चैनल की कम्युनिटी में जाकर आप डिटेल चेक कर लें। पहला हमारा प्रश्न है, क्या ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि अशोक के अभिलेखों की ये लिपियां थी। कौन कौन सी थी? 4 लिपि थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। साथियों कौन कौन सी याद रखना आपको? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, ग्रीक और अरमाइक। ध्यान से इसको आप देखें, कई प्रश्न बनेंगे इसमें से। अब सबसे ज़्यादा देखो, पहले इसका उत्तर दे देता हूँ कि ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों का पढ़ने वाला कौन था, तो इसका उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये सबसे पहले इन लिपियों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। अब ध्यान से आप देखें कि 4 लिपियाँ थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के लिखे गए ब्राह्मी लिपि में और सबसे कम अभिलेख लिखे गए अरमाइक लिपि में। प्राकृत भाषा में अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। लिपि कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ब्राह्मी खरोष्टी को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। एक प्रश्न से हमें कई प्रश्न मिल गए, इनको आप अच्छे से तैयार करें। दूसरा प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में। साथियों नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? तो अर्थशास्त्र का रचयिता चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। कौन था? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। एक ही व्यक्ति के 3 नाम है। ठीक है, अब देखो ये कुटिल इसका गोत्र था इसलिए कौटिल्य कहलाया, चाणक्य इसका गांव था इसलिए चाणक्य कहलाया, विष्णुगुप्त इसका मूल नाम था। तो अर्थशास्त्र का रचयिता चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कोई सा भी आप लिख दोगे। ठीक है, अब ये जो कौटिल्य था ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसका गुरु था। इसी के आशीर्वाद से, इसी से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईस्वी पूर्व में फिर वो क्या करता है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिलती है। और दूसरी एक पुस्तक और है, कौन सी? इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। यह आपको ध्यान रखना, मेगास्थनीज ने की थी। अब देखो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में सेल्यूकस हार जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। सेल्यूकस की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना या कार्नेलिया। अब उसके साथ में ये चंद्रगुप्त मौर्य विवाह करता है। ये भारतीय इतिहास का पहला विवाह था। याद रखना है आपको, कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह। और हेलेना के साथ ही देखो सेल्यूकस के साथ आया था, कौन आया था? ये आपका मेगास्थनीज। और ये हेलेना के साथ यहाँ रह गया। यहाँ रहने के बाद में इंडिका की रचना की किसने? मेगास्थनीज ने की। तो चाणक्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है,
साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्याग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी साथियों। किसने की? हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से आप देखें। अभिलेख किसे कहते हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख किसी धातु, पत्थर या मिट्टी के बर्तन पर ये खुदे हुए लेख होते थे। कोई पत्थर या धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदाई करके जो लिख दिया जाता था उसे अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के 2 प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो वही 2 बुक जिसका हमने जिक्र किया, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका, ये दोनों आपको लिख देनी है। अब देखो प्रभावती गुप्त कौन थी, ध्यान से देखें। ये प्रभावती गुप्त है जो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। ये इसकी पुत्री थी। आपको याद रखना है क्या कि प्रभावती गुप्त कौन थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है। और ये वाकाटक वंश का शासक था। कौन से वंश का? वाकाटक वंश का शासक था रुद्रसेन। कौन था साथियों? रुद्रसेन सेकंड। इसके साथ में इस प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था। नेक्स्ट है, अभिलेख किसे कहते हैं? ये जैसा कि हमने देख लिया, अभिलेख किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर ये खुदे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसी से संबंधित है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? देखो ध्यान से आप देखें, अभिलेख शास्त्र ये शब्द आपको मिलेगा। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्रश्न है, अग्रहार से आप क्या समझते हैं? क्या प्रश्न है? अग्रहार से आप क्या समझते हैं? तो अग्रहार साथियों वह भूभाग है जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। क्या? ऐसी जमीन थी वो जो ब्राह्मणों को दान दे दी जाती थी। उस दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं? अग्रहार कहते हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी सेना थी? यूनानी इतिहासकार जो देखो वो करते हैं क्या, यूनानी इतिहासकार इसके बारे में, किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं कि इसके पास कितनी सेना थी। तो उसमें थी, देखो 6 लाख पैदल सैनिक थे, याद रखना है। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे, ठीक है। अब एक हमने प्रश्न देखा, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हमने देखा था क्या कि अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। वैसे इस पाठ में एक प्रश्न है, मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? क्या मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? यह आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, इसका लास्ट में उत्तर दे दूंगा मैं, ठीक है। आप थोड़ा कोशिश करें। अब कई तो ये देख रहे हैं कि हमें तो अभी उत्तर चाहिए, तो ठीक है। देखो मुद्रा शास्त्र क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन। जैसे अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र होता है, वैसे सिक्कों का अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र होता है। नेक्स्ट है यूनानी, अच्छा ये हमने प्रश्न देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कि राजगाह का शाब्दिक अर्थ बताइए। इसमें ये बताया कि राजगाह का शाब्दिक अर्थ बताइए। राजगाह क्या होता है? आप देखो इसको इंग्लिश में लिख दिया, आपको हिंदी में कैसे लिखना है कि राजगाह का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो क्या होगा शाब्दिक अर्थ? राजाओं का घर। क्या होगा साथियों? राजाओं का घर।
नेक्स्ट है कुछ बड़े क्वेश्चन हमारे पास। मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? 16 जो महाजनपद थे उनमें मगध है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। कौन सा? मगध महाजनपद था। और 16 महाजनपद कौन कौन से थे अगर आपको ध्यान हो तो? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, कंबोज, गांधार। ये जो थे ये क्या थे? ये 16 महाजनपद थे। इनमें सबसे शक्तिशाली था वो मगध था। क्यों था? कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज बढ़िया होती और मगध क्षेत्र में लोहे की खदान है वो सरलता से उपलब्ध थी, जिससे लोहे के उपकरण बना लिए जाते थे आसानी से। मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे। ये हाथी मगध के राज्य सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। गंगा और उसकी उपनदियों के आवागमन से क्या था? यहाँ का सस्ता और सुलभ आवागमन था। और आपका बिंबिसार और अजातशत्रु की नीतियां मगध के विकास के लिए उत्तरदायी थी पहले से ही। तो इस प्रकार से ये मगध था, ये शक्तिशाली था 16 महाजनपदों में। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको 5 लिखने होंगे। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, श्रवणगिरी। कौन कौन से? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, श्रवणगिरी। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला ये प्रांतीय केंद्र था। उज्जैनी भी प्रांतीय केंद्र था। तोसाली भी प्रांतीय केंद्र था। श्रवणगिरी भी प्रांतीय केंद्र था। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि इतिहास को मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है प्ले लिस्ट में, तो वहाँ जाकर भी आप जरूर देखें। इन बड़ों प्रश्न, जो ये बड़े प्रश्न है उनके उत्तर मिलेंगे। नोट्स हैं तो कम्युनिटी में डिटेल चेक करते रहें। अभिलेखों से प्रभाव के गुप्त में भूमिदान किए जाने के बारे में क्या जानकारी मिलती है? शासकों का इतिहास लिखने में साहित्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। अशोक भारत का एक महान सम्राट था, इस कथन की विवेचना कीजिए। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की क्या सीमा होती है, विवेचना कीजिए। बड़े प्रश्न आपको चाहिए तो हमने डिटेल से पढ़ा रखी है, वहाँ आप ज़रूर देखें। इस प्रकार से आप प्रत्येक वीडियो को देखें। धन्यवाद साथियों।